Academics, a new way of learning. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ एस के झा एंड वेलकम टू एकेडमिक्स। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म में। आज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम के ऊपर, संख्या पद्धति। अक्सर आप देखे होंगे कि कंपटीशन के एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ढेर सारे पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट अगर जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के या फिर क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करके जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है उनको। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम की वो सारी बारीकियाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले उससे जुड़े हुए जितने सारे कंटेंट है उसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने नंबर सिस्टम के इस पाठ को, और धीरे धीरे हम चीज़ों को समझेंगे। पेशेंसफुल या वीडियो को हमारा देखते जाइए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज करते हैं उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जो है सो नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम बनाए गए हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो उस पर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो पहला जो है ना सर, पहला जो हमारा है वो है डेसिमल सिस्टम। पहला हमारा है डेसिमल सिस्टम, हिंदी में इसको कहते हैं दशमलव प्रणाली। ठीक है, दशमलव पद्धति कहिए। ठीक, दूसरा हमारा होता है बाइनरी सिस्टम। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, इसको हिंदी में कहते हैं द्विआधारी पद्धति। द्विआधारी पद्धति बेसिकली क्या है कि नंबर सिस्टम में इन्हीं दो टॉपिक से जो है सो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी और सारा होता है ऑक्टागोन सिस्टम, हेक्सागोन सिस्टम, तो ये सारे इरिलीवेंट है, वो जो है सो उससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। हम बेसिकली यहाँ पर दो सिस्टम पर चर्चा करेंगे, और दो सिस्टम में ज़्यादा क्वेश्चन जो है सो डेसिमल सिस्टम से पूछता है, और बाइनरी सिस्टम से भी आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम क्रम दर से जो है एक एक चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम डेसिमल सिस्टम पर बात करते हैं कि डेसिमल सिस्टम में हमें कौन कौन से टर्म्स को पढ़ने हैं। तो समझ गए होंगे, दो सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम। बाइनरी पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए, डेसिमल सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 10 सिंबल्स होते हैं। ठीक है, वो 10 सिंबल्स कौन कौन होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो आप देख रहे हैं, ये 10 सिंबल जो है इसको कहते हैं हम डिजिट। डिजिट को कहीं कहीं फिगर भी लिखा हुआ रहता है, बुक्स वगैरह में देखने को मिलेगा। एग्जाम मतलब डिफिनीशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि टू रिप्रेजेंट एनी नंबर वी यूज दिस सिंबल्स एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड डिजिट्स। यानी कि ये 10 सिंबल का यूज जो है सो हम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। डेसिमल सिस्टम में इसको डिजिट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर लेते हैं 2487, सपोज ये नंबर हम लिए, कंसीडर किए। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उसको देखते हैं। एक होता है फेस वैल्यू, यहाँ तक आ रहा है ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हिंदी में बोलते हैं अंकीय मान। कहीं कहीं अंकित मान भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी नंबर के अंदर किसी भी पर्टिकुलर नंबर का अगर फेस वैल्यू पूछा जाए तो वही एग्जैक्ट नंबर जो है सो उसका फेस वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 का फेस वैल्यू पूछ रहा है, तो 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, 4 का 4 होगा, 8 का 8 होगा और 7 का तो 7 होगा। तो ये फेस वैल्यू होता है, अंकित मान। एक और टर्म इसी के अंदर होता है, जैसे कि इसको हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं। अंकित मान है। एक होता है स्थानीय मान, एक होता है स्थानीय मान, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्लेस वैल्यू। आराम से आप चीज़ों को देखते जाएं, क्योंकि बहुत एफर्ट के साथ इसको हम कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने का, जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो।
यहाँ पर अगर ना ही दिख रहा हो तो प्लेस वैल्यू एक होता है, तो प्लेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान। तो हमने बताया कि फेस वैल्यू जो है सो एग्जैक्ट वही नंबर होता है, लेकिन प्लेस वैल्यू जो है स्थानीय मान, ये अपने पोजीशन पर डिपेंड करेगा। इट्स डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही एग्जांपल यहाँ उठा के लिखते हैं 2, 4, 8 और 7, ठीक है। इसमें पूछता है कि 2 का स्थानीय मान या 4 का स्थानीय मान, 8 या 7 का स्थानीय मान। तो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिस नंबर का स्थानीय मान अगर पूछता है तो उस नंबर के आगे जितने सारे डिजिट हैं उतना जीरो जो है सो उस नंबर पर हम रख देते हैं, तो वही उसका स्थानीय मान होता है। जैसे मान लीजिए कि 2 का स्थानीय मान, यहाँ 2 के आगे कितना नंबर है, 1, 2, 3 काउंट करेंगे हम, 3 जीरो यहाँ पर लगा देंगे, ये इसका प्लेस वैल्यू हुआ। 4 का अगर पूछेगा तो 4 के बाद यहाँ पर 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। 8 का पूछेगा, 8 के बाद यहाँ पर 1 नंबर है, और 7 का तो 7 ही होगा। लेकिन ये काम क्यों करते हैं हम, जीरो क्यों लगाते हैं, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी नंबर को जो हम राइट हैंड से जो है सो काउंट करते हैं तो यूनिट, 10, 100, 1000 उस तरीके से करते हैं। तो हम सबसे पहले प्लेस देखते हैं कि नंबर किस प्लेस पे जो है सो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि 7 है तो 7 यूनिट प्लेस पे है, तो यूनिट, 1 यूनिट का मतलब ही होता है 1 यूनिट बराबर 1। 8 जो यहाँ पर है यूनिट और 10 यानी 10 डिजिट पे ये है, 10th प्लेस पे है, इसीलिए 8 का जो है सो प्लेस वैल्यू 80 को हम 8 × 10 लिखेंगे, क्योंकि ये 10th प्लेस पे है। समझ पा रहे होंगे। ये जो है 7th जो है सो यूनिट प्लेस पे है, इसको तो इसमें 7 × 1 करते हैं तो इसको जो है वो 7 लिखेंगे, ठीक है। ये देखिए ये जो 4 है यूनिट, 10, 100, ये 100 प्लेस पे है, इसीलिए 4 में जब हम 400 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही 400 आता है। लेकिन वो भी तरीका सही है कि आप संख्या के आगे नंबर को देख लो कि कितने सारे नंबर से उतने जीरो आप ऐड कर दो, वही उसका स्थानीय मान होगा। आई होप कि आप समझे होंगे इस बात को। एक चीज़ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में एक चीज़ कॉमन है, क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया कि 2, 4, 8 और 7, ठीक है। यूनिट प्लेस पर का जो डिजिट होगा, ठीक है, हिंदी में कहेंगे कि इकाई स्थान का जो अंक होगा, उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान और अंकित मान दोनों सेम होगा। यानी 7 का जो है सो स्थानीय मान भी 7 होगा और अंकित मान भी 7 होगा। समझ में आ रहा है? तो 7 ही होगा, स्थानीय मान भी, प्लेस वैल्यू भी और फेस वैल्यू भी 7 ही होगा, यूनिट प्लेस के डिजिट का, ठीक है। छोटी सी बातें ये थी, आपने पढ़ा भी होगा बचपन से, जानते भी होंगे। तो थोड़ा सा जो हम सब नंबर सिस्टम को लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा हर पॉइंट को जो है सो डिस्कस करना आवश्यक है। फिलहाल इस सब को हम मिटाते हैं, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे सर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर, कि नंबर को कितने क्लास में जो है सो बांटा गया है। सारी चीज़ों पर हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, आप बस देखते जाइए, ठीक है। हाँ, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में एक और टर्म है कि अगर जीरो नंबर के अंदर कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो जीरो का प्लेस वैल्यू जीरो ही होता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखें। अब हम लोग बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पर, इसको मिटाते हैं थोड़ी देर के लिए, नंबर सिस्टम को भी मिटा देते हैं। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। हिंदी वाले छात्र, संख्याओं का वर्गीकरण, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हम बात करेंगे, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जितने सारे छात्र हमारे जो है सो 11th में होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़े होंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है ना कि इसका जो है हिंदी में लिख देते हैं, इसको बोलते हैं समरिस संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर को बोलते हैं समरिस संख्या, ठीक है ना। मिली जुली संख्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होता है इसके अंदर रियल नंबर, ठीक है, वास्तविक संख्या इसको बोलते हैं।
रियल नंबर को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। दूसरा हमारा होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जो भी हो। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब ये काल्पनिक संख्या क्या है? कल्पनाओं में है, ठीक है। ये सिलेबस में भी नहीं है, पूछता भी नहीं है क्वेश्चन, लेकिन बेसिक जानकारी इसके बारे में हम लेंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आई क्या है? तो इसको बोलते हैं आयोटा। लोटा नहीं पढ़िएगा, आयोटा है। तो इमेजिनरी नंबर को हम आई से डिनोट करते हैं। यही जो है सो आई स्क्वायर बराबर होता है -1। यहाँ से आई का वैल्यू हम निकाल लेंगे तो √(-1) ये इसका वैल्यू होता है। बस इमेजिनरी नंबर में ये छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। अगर दिख नहीं रहा है और नीचे तक नहीं दिख रहा है तो आई बराबर -1 होता है इमेजिनरी नंबर में। यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऐसे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा जान लिए। तो कम्प्लेक्स नंबर को 2 टर्म में यहाँ पर बांटे हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब बात करते हैं कि रियल नंबर्स के जो जितने हमारे टर्म हैं उसमें क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। इमेजिनरी नंबर तो अब आइए हम डिटेल से रियल नंबर के बारे में जानते हैं। अब रियल नंबर जितना सारा है हमारा वास्तविक संख्या, ठीक है, इसको 2 पार्ट में हम तोड़ते हैं, ठीक है। एक होता है डेसिमल, जिसको बोलते हैं दशमलव। एक होता है इंटीजर्स, पूर्णांक। एक होता है डेसिमल, एक होता है इंटीजर, पूर्णांक। तो डेसिमल के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो डेसिमल कितने तरीके का होता है? तो देखिए 0.2 ये भी एक डेसिमल है। समझ रहा है नितेश बाबू? समझ रहे आप? yes. समझिए 0.2 जो है सो एक डेसिमल है। 0.333333 ये भी एक प्रकार का डेसिमल है। 0.12345432132 ये भी एक प्रकार का डेसिमल है। तीनों डेसिमल आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो डेसिमल में भी 2 टर्म होता है। इसका एक टर्म होता है रिपीटिंग, दूसरा टर्म होता है नॉन रिपीटिंग, ठीक है। रिपीटिंग का अर्थ होता है कि जो बार बार दोहराए, पुनरावृत्ति, हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति। क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति। ये पुनरावृत्ति नहीं करेगा। तो आइए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए 0.2 जो है सो रिपीट करता है इसमें कुछ। आप कहिएगा कि 0.2 तो रिपीटिंग है ही नहीं। देखिए इसके बाद 0 0 0 0 0 ये सब तो रिपीट कर रहे हैं ना। तो इसी 0 के लिए इसको 0.2 लिखते हैं, ठीक है। अब आइए 0.33333 है, ये सब बार बार 3 को हटा के हम इसको 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा जाता है 0.3 के ऊपर बार। तो ये देखिए कहीं ना कहीं तो इसका अंत हो गया ना, टर्मिनेट कर दिया हम इसको। नहीं कहते हैं कि बस वहाँ जाके टर्मिनेट किया, यानी वहाँ जाके वो समाप्त हो गया। तो जो रिपीटिंग होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा, जो रिपीटिंग होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा। बात समझ रहे हैं? अब रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अब देखिए यहाँ 0.2 है तो इसको लिख सकते हैं ना 2/10। पॉइंट हटाने के लिए नीचे में हम 10 से डिवाइड लगाते हैं अगर नंबर 1 है तो, ठीक है। 2/10 इसको लिख सकते हैं। रूट ये 0.3 के ऊपर बार है, इधर दिख रहा है 0.3 के ऊपर बार है, तो इस बार को हटाने के लिए हम 3/9 लिख सकते हैं ना। अब क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा कि 9 कहाँ से ले आए, तो उसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ 0.3 को बार लगाए तो इसको 3/9 के रूप में क्यों लिखते हैं, इसको हम चर्चा करते हैं। मान लीजिए x बराबर हम मान लिए कि 0.33333 जो भी है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ जो है सो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें 10x हो जाएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3.3333 ये डॉट डॉट, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब जब आप इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करते हैं
तो क्या आता है कि 10x में से x को माइनस कीजिएगा तो 9x आएगा, और यहाँ पर ये जो है सो कट जाएगा तो यहाँ पर 3 आएगा, तो यही जो है सो x बराबर 3/9 आया, जिस टर्म को हम यहाँ पे लिखे थे। ठीक है, यानी कि बार को हटाने के लिए हम नीचे में जिस पर जो है सो बार लगा हुआ है तो हम 9 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया, आप समझ पा रहे होंगे। x मान लिए, दोनों तरफ जो है सो 10 से मल्टीप्लाई किए, तब हमारा ये आया। अब 2 वाले इक्वेशन में से एक वाला इक्वेशन को घटा के हमने x का वैल्यू निकाल दिया। आई होप कि आप चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ है। अब क्या है सर, आप आराम से इसको लिख भी सकते हैं पॉज करके, जो लोग जानते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा अच्छे से फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। आप अपनी स्पीड को बढ़ा लीजिए, लेकिन हमको थोड़ा सा स्लो ही पढ़ाना पड़ेगा, बिगिनर्स भी देखते हैं। तो क्या होता है, इसको 3/9 लिखे, इसको 2/10 लिख दिया, तो ये देखिए कहीं ना कहीं आपको p/q के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। ये p/q के फॉर्मेट में दिख रहा है ना। तो आप लोग पढ़ते होंगे कि जब किसी नंबर को हम p/q के फॉर्मेट में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उस नंबर को कहते हैं परिमेय संख्या, इंग्लिश में कहेंगे रेशनल नंबर। तो देखिए ये p/q के फॉर्मेट में है ना, यानी कि जो रिपीटिंग होगा, जो टर्मिनेटिंग होगा, वो p/q के फॉर्मेट में होगा और उसको कहेंगे रेशनल नंबर। क्या कहेंगे? रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ये तो क्लियर दिख रहा होगा, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है सो ना रिपीटिंग है ना टर्मिनेटिंग है, तो जो नॉन रिपीटिंग होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, जो नॉन रिपीटिंग होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा, और उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे इरेशनल, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। बेसिक से लेके एक एक चीज को बारीकी से हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो रिपीटिंग होगा, टर्मिनेटिंग होगा, उसको हम p/q के फॉर्मेट भी में लिखेंगे, उसको कहेंगे परिमेय संख्या। जो रिपीट नहीं करेगा, जो टर्मिनेट नहीं करेगा, जिसको p/q के फॉर्मेट में हम नहीं लिखेंगे, उसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। pq वहाँ पर इंटीजर होगा। यहाँ पर हम चीज़ों को मिटाते हैं और बारीकी से समझते हैं। देखिए आप चीज़ों को, ये मार्कर सही है, चल रहा है ना। pq जो है अब p/q के फॉर्मेट में होगा तो ये रेशनल होगा। p और q क्या होगा? यहाँ पर इंटीजर्स होगा। इंटीजर्स का अर्थ होता है पूर्णांक होगा। q हमारा जो है सो 0 के बराबर नहीं होगा, रेशनल नंबर में है। पढ़ते होंगे कि जब किसी नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर p और q इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, q 0 के बराबर नहीं होता है, तब वो रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, q मान लीजिए 2 हम कोई नंबर ले लिए, इसमें हम 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? अनडिफाइन होगा, अपरिभाषित। ठीक है ना। जब किसी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिजल्ट अपरिभाषित होता है, लेकिन अगर 0/2 कर देंगे तो इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो q जो है सो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि टर्म को आप समझ पा रहे होंगे। तो बात करते हैं हम कि कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, मान लीजिए रेशनल कहेंगे, यानी परिमेय संख्या में क्या लेंगे? 1/2, 3/2, ढेर सारा नंबर होगा, 22/2, 7, ये भी होगा। इरेशनल में क्या लेंगे? इरेशनल नंबर में क्या लेंगे? √3, √2, √5, पाई। ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है। पाई का मान क्या है ना सर? पाई का मान होता है 22/7। ठीक है ना, मेंसुरेशन में आप लोग पढ़े होंगे, जानता है तुम नहीं रे? मेरा एक छोटा भाई है, वो देखते रहता है। पाई का मान जो है सो 22/7 होता है। लेकिन क्या है सर कि पाई का जो 22/7 जो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग मान है। क्योंकि आप जब 22 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7-8 नंबर के बाद वो रिपीट करने लगेगा। तो हमने बताया कि जो रिपीट करेगा, जो टर्मिनेट करेगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। इसलिए 22/7 रिपीटिंग होता है, टर्मिनेटिंग होता है, इसके लिए जो है सो 22/7 जो है तो रेशनल नंबर है। लेकिन पाई न तो रिपीट करता है न टर्मिनेट करता है, इसके लिए जो है सो पाई इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। आप इसको याद कर लें, क्योंकि 22/7 रेशनल होता है, पाई इरेशनल होता है। ठीक है,
इसको जो है सो 1.732 जो है सो बढ़ते जाएगा, ये जो है सो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ बेसिक वालों को कभी कभी पूछ देता है कि दो नंबर पर्टिकुलर नंबर दे देगा, उसके बीच कहेगा कि 10 परिमेय संख्या निकाले तो अपरिमेय संख्या निकाले, तो वो सब आसान होता है, ढेर सारे परिमेय और अपरिमेय निकाले जा सकते हैं। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोगों के बीच लाऊंगा कि कैसे आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। फिलहाल कुछ जो है सो टर्म्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पे। मैथ और रीजनिंग का कंप्लीट डोज में हर चैप्टर में जितने सारे जो है सो डाउट्स होंगे, स्पेशली डाउट्स को मैं ही पढ़ाऊँगा। डाउट्स पढ़ाने में ही मज़ा आता है और बताऊँगा कि कहाँ कहाँ स्टूडेंट को डाउट आता है, क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थी जो है सो कहाँ कहाँ लैग करेगा, क्योंकि हमने भी ढेर सारे एग्जाम्स दिए हैं। तो उसके बेसिस पर मैं बोल सकता हूँ कि विद्यार्थी को कहाँ कहाँ डाउट आता है। तो परिमेय हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंटीजर्स पे। ठीक है ना, ठीक, इंटीजर्स का हिंदी होता है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक होता है क्या सर, कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक इसके अंदर जितने सारे नंबर्स आएंगे वो इंटीजर्स कहलाएंगे, यानी कि पूर्णांक कहलाएंगे। पूर्णांक को भी हम 2-3 पार्ट में तोड़ते हैं, जैसे कि एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, निगेटिव इंटीजर में माइनस इनफाइनाइट, -4, -3, ये भी डॉट 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 जाएगा। बात करेंगे कि जीरो क्या है, तो जीरो जो है ना सर, एक न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, जीरो है एक न्यूट्रल इंटीजर, कभी कभी इसको समपूर्णांक भी बोलते हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं जीरो क्या है, जीरो जो है सो एक सम संख्या है। आगे हम यहाँ पर बात भी करेंगे कि जीरो सम संख्या कैसे है। जीरो एक समपूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर है। तो आप समझ पा रहे होंगे पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर के बारे में। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है ना, इसको कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा पॉजिटिव इंटीजर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि प्रकृति में विद्यमान है। जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी। कुछ लोग बोल देते हैं, किताबों में भी देखने को मिलेगा कि जीरो एक पूर्ण संख्या है। गिनती की संख्या अगर जीरो के साथ आए तो वो पूर्ण संख्या होता है। काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, अगर जीरो आ जाए 1 2 3 4 5, ये जो है सो इनफाइनाइट तक अगर जाएगा तो ये कहलाएगा होल नंबर। क्या कहलाएगा, होल नंबर। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है ना गुरुदेव, तो इसको कहते हैं पूर्ण संख्या। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है सो पॉजिटिव इंटीजर के अंदर अगर आएगा। जीरो जो है सो हमारा न्यूट्रल इंटीजर हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं, बात करते हैं कुछ बेसिक टर्म का इसी के अंदर। उसमें क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर के ही अंदर पूर्णांक में ही सब होगा। हमारा एक टर्म होता है इवन ऑड का, हम सब जो है बारीकी से अध्ययन करते चलेंगे। इसी में आता है इवन नंबर। ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको सम संख्या। ठीक है, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी उसको हम कहेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। या ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि 2 का जितना सारा मल्टीपल होगा वो सम संख्या कहलाएगा। यहाँ लिख देते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 2। दूसरा टर्म हमारा होता है ऑड नंबर। ठीक है, इसको कहते हैं विषम संख्या। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, ऑड नंबर में विषम संख्या। ठीक है,
विषम संख्या क्या होता है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो। नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना लगे। आपको पता होगा कि इवन और ऑड का जो सीरीज चलता है वो 2-2 के गैप पे चलता है, ठीक है ना। हमने बताया था कि 0 जो है सो एक सम संख्या है। तो आप पूछिएगा कैसे, तो मान लीजिए कि 2-2 के सीरीज पे चलता है, मान लीजिए, तो हम इधर से लेते हैं माइनस इन्फिनिटिव से लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फिर लेते हैं माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 3 तो लेंगे नहीं, माइनस का 2 लेंगे, 2-2 के गैप पे है। फिर अगर फिर माइनस का 2 लेते हैं तो इसको पे तो 0 आना पड़ेगा ना। फिर यहाँ से आएगा 2, यहाँ 4, यहाँ 6, फिर जाएगा, इसमें ढेरों सारे जाएंगे नंबर। तो 2-2 के गैप पर अब जब लेंगे तो -4, इसमें 2 हम ऐड किए तो फिर -2 आया, फिर 2 ऐड किए तो 0 आया। -2 में जब 2 ऐड कीजिएगा तो ये कट के 0 ही आएगा ना। तो 0 को क्या छोड़ दोगे, 0 तो आएगा ही ना। तो 0 को लेना पड़ेगा। तो इससे ये डिसाइड होता है कि 0 भी एक सम संख्या है। आप देखिए ना, आप सोच के देखिए एक एग्जाम्पल में, जैसे कि मान लीजिए 2 ऑड नंबर को हम जोड़ते हैं, ऑड मतलब विषम, 2 ऑड नंबर को जब हम जोड़ते हैं, समझ रहा है भाई, 2 ऑड नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा रिजल्ट इवन निकल के आता है। जैसे मान लीजिए 3 एक ऑड नंबर है, इसको 3 से ही जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा 6 जो कि एक इवन नंबर है निकल के आता है। मान लीजिए सपोज कि हम 0 को ऑड नंबर मानते हैं, तो ऑड 0 हो गया, 3 भी एक ऑड है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ गया रिजल्ट हमारा 3, जो कि इवन नंबर नहीं होकर ऑड नंबर होगा। तो वहाँ पर तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना। 0 को ऑड नहीं, ऑड मान के जगह जब हम इसको जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा जो है सो इवन ना आकर ऑड में आ जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इससे ये मतलब डिसाइड होता है कि 0 भी एक इवन इंटीजर है। तो लिख देंगे कि 0 इज एन इवन इंटीजर, ठीक है। बाकी सारा जिसमें कि 2 का भाग ना जाए वो विषम संख्या होता है। छोटी छोटी ये चीज़ें थी जिसको हमने यहाँ पर पढ़ा। अब आइए कुछ और पॉइंट के ऊपर चलते हैं। बेसिक है ये नंबर सिस्टम का, इसके बिना जो है सो आप नंबर सिस्टम अच्छे से नहीं पढ़ पाइएगा। आइए कुछ टर्म्स जो हैं सो और जिसमें हम डिटेल्स उस पर चर्चा करेंगे। इंटीजर में ही एक टर्म आता है पॉजिटिव इंटीजर में। पहला टर्म है ये तो पढ़ चुके, प्राइम नंबर। हिंदी में कहते हैं इसको अभाज्य संख्या। सब टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। इसका डिफिनीशन क्या लिखेंगे हम कि नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स। आप समझ पा रहे होंगे, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होगा, 2 फैक्टर होगा, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और 2 फैक्टर में कौन होगा, एक तो होगा एक होगा नंबर इटसेल्फ, ठीक। इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इटसेल्फ, अंग्रेजी में आपने पढ़ा होगा। जिसका सिर्फ एक फैक्टर हो और नंबर खुद हो उसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि ले लीजिए कि 2, 3, 5, 7, 11, फिर ये जो है सो बढ़ते जाएगा। तो देखिए हम बात करेंगे 2 के बारे में। दुनिया में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, तो वो है 2, ओनली इवन प्राइम, वो 2 है। 2 इज एन ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है सो एक इवन प्राइम नंबर है, लेकिन सबसे छोटा अगर कोई प्राइम नंबर पूछेगा तो वो भी 2 ही है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिखेंगे, यहां तक दिख रहा है ना। ओनली इवन प्राइम में तो 2 आएगा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में भी जो है सो 2 ही आएगा। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन होगा अभाज्य संख्या, तो वो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। वो तो जितना सोचिए उतना बढ़ते जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट है, ठीक है। तो इवन नंबर आप समझ रहे होंगे जिसका 2 फैक्टर होगा, एक नंबर खुद होगा और एक होगा, ठीक है, ठीक है। एक को अब कहिएगा कि एक क्या है, तो एक को हम प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है जो कि 1 है। अब इसी टर्म में आ जाता है प्राइम नंबर, हम पढ़ लिए, ठीक है। लिखते जाइएगा चीज़ों को। एक होता है कंपोजिट नंबर,
ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में भाज्य संख्या। प्राइम नंबर से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो लिखेंगे कि नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ठीक है ना, जिस नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा 4, 6, 8, 10, 12, ढेर सारा नंबर होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, जिसके 2 से ज़्यादा जो है सो फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट होगा, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होंगे वो हमारा प्राइम नंबर होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन क्या पूछ देता है प्राइम नंबर के बारे में, आपने देखा भी होगा, सेट उठाइएगा एसएससी वाला, तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर होंगे। तो याद रखिए 1 से 50 तक 15 प्राइम नंबर होता है। 50 से 100 तक में कितने प्राइम, तो 10 प्राइम। तो फिर 1 से 100 तक में कितना हो गया, 25 प्राइम नंबर। बड़े बड़े नंबर का जो है सो प्राइम नंबर निकालना पूछता है कि ये नंबर प्राइम होगा कि नहीं। जब बहुत सारा बड़ा नंबर दे दिया तो उस समय लोग जो है सो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ये नंबर प्राइम होगा कि नहीं। तो अभी जो है कॉमन फैक्टर से जो है सो उस चीज़ों को पता लगाया जाता है कि कॉमन फैक्टर से हम प्राइम नंबर का पता लगाते हैं। उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और कॉमन फैक्टर के मेथड से आपको प्राइम नंबर निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल तो ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का आप खेला समझ गए होंगे, ज़्यादा पेचीदा नहीं है, लेकिन बुक में जो है सो अच्छे से क्लियर नहीं किया है। ठीक है ना, और क्लियर भी किया है तो लोग उतने बारीकी से नहीं पढ़ते हैं चीज़ों को। तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो में सब कुछ दे दिया जाए जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को पूरा करे। उसके आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, बड़े से बड़े क्वेश्चन को कैसे सेकेंडों में करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, सारा कुछ होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट कंटेंट पे आते हैं। कुछ और टर्म है जिसको हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। एक होता है रिलेटिवली प्राइम, स्पेलिंग देख लीजिएगा, अंग्रेजी थोड़ा सा मेरा नहीं कहते हैं, थोड़ा सा है। रिलेटिवली प्राइम जिसको हम कहते हैं, कभी कभी कहीं कहीं लिख देगा सापेक्षित अभाज्य। ठीक है ना, कहीं कहीं लिख देगा सापेक्षित अभाज्य, कहीं कहीं लिख देगा अपेक्षित अभाज्य। दोनों चीज एक ही है। ठीक है ना, अपेक्षित अभाज्य। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम क्या होता है सर, क्वेश्चन भी पूछा था एक बार एसएससी में। ठीक है, एक होता है रिलेटिवली प्राइम, एक होता है को प्राइम। लिखेंगे कि सेट ऑफ 2 नंबर having set of 2 numbers having HCF 1। 2 नंबर का एक ऐसा सेट जिसका HCF 1 होगा, वो होगा हमारा सापेक्षित अभाज्य संख्या, रिलेटिवली प्राइम नंबर। जैसे हम देखिए 2 और 3, इसका HCF हमेशा 1 होता है, कोई भी कॉमन इसमें नहीं है फैक्टर। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें 9 और 25 का, तो पर्टिकुलर रूप से ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमने बताया कि अभाज्य संख्या वही है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होगा। लेकिन 9 और 25 का यहाँ पर HCF 1 हो रहा है, इसी के लिए इसको हम रिलेटिवली प्राइम के अंदर कंसीडर करेंगे कि ये रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि सापेक्षित अभाज्य संख्या ये है। इन दोनों का HCF 1 होगा। आई होप कि इस टर्म को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, जिसका HCF हमेशा 1 हो। एक टर्म और आता है, थोड़ा सा पेशेंसफुली वीडियो को आप देखते जाएं। ठीक है, एक टर्म और आता है जिसको हम कहते हैं को प्राइम। बुक में पढ़े होंगे, हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, इसका डिफिनीशन होगा कि सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है, 5 और 7 है, 11 और 13 है, ऐसे ही ढेर सारा नंबर होगा।
कभी कभी मतलब कुछ लोग कहते हैं या बुक में भी देखने को मिलेगा कि को प्राइम वैसा प्राइम नंबर जिसका HCF 1 हो उसको हम कहते हैं को प्राइम। तो देखिए जब प्राइम नंबर अगर होगा तो प्राइम नंबर में क्या होता है, दो ही मतलब फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और एक नंबर खुद होता है। तो प्राइम नंबर का तो ऑलवेज HCF 1 ही होगा, तो ये जो है सो बोलने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो सेट ऑफ दो प्राइम नंबर कोई भी उठा लेंगे उसको हम कहेंगे को प्राइम नंबर। लेकिन सापेक्षित अभाज्य में क्या था कि जिसका HCF हमेशा 1 होगा, चाहे वो प्राइम नंबर में होगा या नहीं होगा उसको कहेंगे। तो हम कह सकते हैं ना कि एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम यानी कि जितने सारे सह अभाज्य संख्या होंगे वो सापेक्षित अभाज्य संख्या जरूर होगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि इस सब का HCF भी 1 होगा, इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमने चर्चा किया प्राइम, को प्राइम, सह अभाज्य संख्या, इवन ऑड का चीज़ हमने देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर हमने देख लिया। कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे। अच्छे से बोर्ड जो है सो मार्कर जो है सो लगता है कि ज़्यादा पकड़ रहा है, मिटा नहीं रहा है। अब लोगों को दिख पा रहा होगा, दिख रहा है ना। एक होता है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट से पहले हम पढ़ लेते हैं ट्विन प्राइम। एक होता है ट्विन प्राइम, ये टर्म है किताब में देखने को मिलता होगा। ट्विन का मतलब ये होता है जुड़वा, यानी कि जो जोड़ा में हो, जुड़वा अभाज्य। तो ट्विन प्राइम हमको पढ़ना है, लिखेंगे कि सेट ऑफ टू प्राइम नंबर्स, पूरा लिख देते हैं, हैविंग डिफरेंस 2, यानी कि दो प्राइम नंबर का एक ऐसा सेट जिसके बीच का गैप जो होगा वो 2 होगा, तो उसको कहेंगे ट्विन प्राइम। जैसे कि देख लीजिए 3 और 5, ठीक, 3 और 5 के बीच का गैप जो है सो 2 है, तो इसको कहेंगे ट्विन प्राइम। 11 और 13 इसके भी बीच का गैप 2 है। समझ पा रहा है रे? गुरुदेव सो रहे हैं लगता है, उठ जाइए मोहन प्यारे। 3 और 5 के बीच का गैप 2 है, 11 और 13 के बीच का गैप 2 है, 17 और 19 इसके भी बीच का गैप 2 है, लेकिन सारे प्राइम नंबर है, तो इनको कहेंगे ट्विन प्राइम, जुड़वा अभाज्य कहते हैं इसको। एक होता है प्राइम ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट माने 3 का समूह, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कि सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर, सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2, यानी कि 3 प्राइम नंबर का सेट होगा जिसके बीच का गैप 2 होगा, उसको हम कहेंगे प्राइम ट्रिपलेट। तो ऐसा एक ही सीरीज है, वो कौन सा है? 3, 5 और 7 का, इसके अलावा कोई नहीं होगा। आप चेक करके देख लेना। 3, 5 और 7 का जो ये प्राइम ट्रिपलेट है, ये एक ऐसा एक ही है ये प्राइम ट्रिपलेट जिसके बीच का गैप 2 है, जिसको हम कहते हैं प्राइम ट्रिपलेट। आप लोग इसको समझ सकते हैं चीज़ों को देखकर। खुद पर जो है सो इसको जो है सो आप अभ्यास करें, चीज़ों को अच्छे से समझ में आएगा। आप पढ़ें, रिवाइज करें, चीज़ों को लिखें, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं सो एग्ज़ाम में ये जो है सो कॉम्प्लेक्स बनाता है, चीज़ों को कंफ्यूज करता है। आप इसको समझ पा रहे होंगे तो आप जो है सो आसानी से चीज़ों को एग्ज़ाम के अंदर जो है सो हैंडल कर सकते हैं, एग्जैक्ट तरीके से समझ सकते हैं बातों को। कुछ और पॉइंट्स है उसको हम देखते हैं। प्राइम ट्रिपलेट हो गया। अब एक और आजकल पूछ रहा है, उसको हम चर्चा करिए देते हैं। इम्पॉर्टेंट है वो चीज़, तो इम्पॉर्टेंट है तो उस पर जो है सो देखते हैं। एक आता है परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर? परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है ना सर? इसको कहते हैं पूर्णतः संख्या। लिखेंगे इसके डिफिनीशन में, द सम ऑफ all the factors
द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सक्लूडिंग नंबर, यानी कि उस नंबर मतलब जो ओरिजिनल नंबर है उसको छोड़कर, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। डेफिनेशन से आप ज़्यादा समझ नहीं पा रहे होंगे, एग्जाम्पल के थ्रू आप समझाएंगे तो बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे। इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। नीचे कहाँ तक दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है। जैसे मान लीजिए हम देते हैं ऑप्शन में 6, 9, 14 और 28। लड़का आओ ना देखा ताओ मार दिया, परफेक्ट नंबर कौन सा है? तो 9 ऐसे करके मार दिया, जो कि सही नहीं है, गलत है। 9 परफेक्ट नंबर नहीं है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर में बहुत फर्क होता है। परफेक्ट स्क्वायर किसको कहते हैं? जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए। जैसे कि मान लीजिए कि 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 4 का स्क्वायर लिखते हैं। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 5 का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये सब जो है सो परफेक्ट स्क्वायर है, PS है, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन परफेक्ट नंबर में क्या होता है? हमने बताया कि नंबर का जितना सारा फैक्टर होगा, अब जैसे देख लीजिए 6 का फैक्टर कौन कौन होगा? 1, 2, 3 और 6 दिख रहा है यहाँ तक। अब यहाँ पर एक्सक्लूडिंग नंबर, एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर और इंक्लूड मतलब जोड़कर। तो एक्सक्लूड है तो छोड़ दीजिए ओरिजिनल नंबर को, तो 6 ओरिजिनल नंबर है, क्योंकि 6 का हम फैक्टर कर रहे हैं तो इसको छोड़ देंगे। बाकी सारे जितने इसके फैक्टर हैं उसको ऐड करके देखेंगे, ऐड करने पर 6 आता है। तो हम कहते हैं कि ऐड करने पर अगर ओरिजिनल नंबर के बराबर अगर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर होता है। तो फैक्टर्स को जब हम ऐड किए तो 6 आ गया, ये ओरिजिनल नंबर के बराबर है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। तो 6 क्या है? परफेक्ट नंबर। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। 9 जो है जो परफेक्ट स्क्वायर है। 14 में आप देख लीजिए 1, 2, 7 और 14, इसका यही फैक्टर होगा। 14 को हम एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे, तो 7, 2, 9 और 1, 10 ही हो रहा है इसका सम। बाकी फैक्टर्स का जो 14 के इक्वल नहीं है तो ये परफेक्ट नंबर नहीं होगा। अब आइए 28 में देखते हैं। 28 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब 28 को मान लीजिए भूल जाइए, तो बाकी सबको ऐड करके देखिए, 2 और 1, 3, 4, 7, 7, 14, 14, 28। 28 जो है सो इसके बराबर आ गया, तो यानी कि 28 भी क्या है? परफेक्ट नंबर है, ठीक है। आई होप कि आप चीज़ों को आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे थे। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन भी आता है इससे कि परफेक्ट नंबर कौन सा होता है। प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा कि परफेक्ट नंबर क्या है, और हमने भी बताया, ठीक है। अब आइए टर्म पे चलते हैं। एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसे हमने बताया कि 6 जो है सो परफेक्ट नंबर है। नंबर को जो है सो जिसका हम कर रहे हैं फैक्टर, उसको हटा के बाकी सारे फैक्टर को आप ऐड करके देखो, अगर उसका सम जो है सो ओरिजिनल नंबर के बराबर आता है तो वो परफेक्ट नंबर होता है। लेकिन एक और तरीके से आप सोच सकते हैं, जैसे 6 है, 6 का हम फैक्टर किए तो 1, 2, 3 और 6 आता है, ठीक है। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर इस सारे नंबर का सम जो है सो इस ओरिजिनल नंबर का अगर दुगना हो, यानी 2 टाइम्स हो, तो भी नंबर परफेक्ट नंबर होगा। जैसे मान लीजिए सबको जोड़ते हैं तो 1, 2, 3 और 6, ये आ गया 12, जो कि इसका 2 गुना है। 6 2 12 होता है। इस तरीके से भी आ गया तो 6 को हम परफेक्ट नंबर मानेंगे। ये भी एक डिफिनीशन है। तो आप समझ पा रहे होंगे बातों को, ठीक है। छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और देख लेते हैं परफेक्ट नंबर के अलावा। सो गए सर? उठिए, लगता है हमारे जो है सो कैमरामैन सो गए हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा, कंपटीशन का दौर है। अब देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा युवा जो है सो कंपटीशन में जो है लगा हुआ है। ढेर सारे वैकेंसी बहुत कम होता है, कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। अभी रेलवे ही आप देख लीजिए, इतने सारे कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। तो अपने आप को साबित करने के लिए जो है उस तरीके से मेहनत भी करना पड़ेगा। तो पढ़िए चीज़ों को समझ कर, अगर नहीं पढ़िएगा तो वही मामला जो है सो वहाँ जाके फंस जाता है। हमारे चैनल पर जो है सो पूर्ण तैयारी कराई जाएगी। आपको जो भी टॉपिक हम पढ़ाएंगे, कोशिश यही रहेगी हमारी कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे डाउट को मैं क्लियर करूं। और मैथ और रीजनिंग का मतलब ऐसा जो टॉपिक जिसमें कि विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, वही टॉपिक मैं लेकर के आऊँगा। और कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं, हमारा चैनल एकेडमिक्स है।
एकेडमिक्स नाम है चैनल का। अब आइए एक चीज़ और समझते हैं, बात करते हैं इसके आगे हम। एक टर्म होता है फैक्टर और एक टर्म होता है मल्टीपल। अब कभी कभी दोनों में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि होता क्या है। फैक्टर का हिंदी होता है गुणनखंड, ठीक है, और मल्टीपल का हिंदी होता है गुणज, गुणज कहिए इसको। जैसे मान लीजिए हम नंबर लेते हैं, फैक्टर क्या होता है ना कि फैक्टर किसी भी नंबर को एग्जैक्ट तरीके से डिवाइड करता है, ठीक है। अब फैक्टर में क्या होता है कि किसी भी नंबर का फैक्टर जो है सो ओरिजिनल नंबर के या तो बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। जैसे मान लीजिए 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 और 6। तब देखिए फैक्टर ये सब हुआ तो या तो ये 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा होगा, देख लीजिए। लेकिन मल्टीपल क्या होगा 6 का, 6 भी होगा, 12 भी होगा, 18 भी होगा, 24 भी होगा, इसी तरीके से बढ़ते जाइए। यानी कि 6n कह सकते हैं, ठीक है ना। n मतलब नेचुरल नंबर, यानी कि जो नंबर को जब नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं, जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होगा, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। लेकिन फैक्टर क्या होगा, या तो बराबर होगा या फिर छोटा होगा। तो इन सब चीज़ों से हम चीज़ों को आसान तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप कि हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आप इससे कुछ सीख पाए होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को देखें, उससे कुछ सीख पाएँ। आगे आने वाले वीडियो में हम यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी रूल, इससे रिलेटेड सारे चीज़ों को देखेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे कि आप जो है सो आसान तरीके से जो है सो आप कंटेंट को समझ पाएँ। आराम से जो है सब क्वेश्चन को जो है सो उड़ाइएगा। जितने सारे यूनिट डिजिट से नंबर पूछे जाते हैं या नंबर सिस्टम से रिलेटेड तमाम तरीके का क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है, हम उसको करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल एकेडमिक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं आपके लिए, कंटेंट बनाए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, मम्मी पापा का भी ध्यान रखें, उनके चेहरे को देख के पढ़ाई करें। धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।